नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज आदित्य पुरी की जिंदगी पर उनकी पत्नी अनीता पुरी ने आदित्य नामा के नाम से किताब लिखी है। इस किताब में आदित्य पुरी की जिंदगी और करियर को समेटा गया है। किताब लॉन्च होने के मौके पर हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने आदित्य पुरी और अनीता पुरी से खास बातचीत की है। सुनते हैं बातचीत के कुछ अंश। आप 45 इयर्स की शानदार मैरिज आपकी रही है आदित्य पुरी साहब के साथ, और आपने ये जर्नी अपनी इस बुक में आदित्य नामा में क्रॉनिकल की है। आपने बताया कि आदित्य पुरी जो प्रोफेशनल और बिग बॉस एट द बैंक थे, उनके पीछे पर्सन कौन है। आपको दो चार बातें जो सबसे ज़्यादा पसंद है इनकी, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर एंड एज अ हस्बैंड, वो क्या है? एक्चुअली मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मुझे मालूम है कि हमारे पतिदेव हैंडल कर लेंगे ज़रूर उस प्रॉब्लम को हैंडल और उसको बहुत बढ़िया तरीके से उसका जो है नतीजा आएगा। तो घर में बॉस कौन है? बॉस तो हम दोनों ही हैं, पर ज़्यादातर मैं ही हूँ। ओके, बट आप बताइए पुरी साहब कि लोग बोलते हैं कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। आपने इस फॉर्मूला को पूरा इम्प्लीमेंट किया घर में। आपने कैसे एक शानदार पार्टनरशिप करी घर पे? अभी तो मेरे को घर में रहना है, ज़्यादातर टाइम मैं घर में ही काटता हूँ, तो आपका जवाब दे के मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता। ऐसा है कि बॉस तो वही है, पर मेरी सब सुविधा मिल जाती है, मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे को तो लड्डू से मतलब है, बॉस वो हो या मैं हूँ। मेरे को खाना अच्छा मिलता है, वो अच्छे कहानी सुनाती है, गाना गाती है, मेरे को छुट्टियाँ ले जाती है, बनी रहे बॉस। अच्छा, आप क्या म्यूजिक पे भी काफ़ी जोर दिया था आपकी फैमिली में? आपने किताब में लिखा है कि जब भी फैमिली मिलती है, फ्रेंड्स मिलती है, गुड फूड एंड म्यूजिक खूब होता है। तो आप दोनों में से गाता कौन है अच्छा है? मैं तो आप दोनों का आवर सॉन्ग जैसे होता है हर कपल का, आप दोनों का फेवरेट सॉन्ग टुगेदर कौन सा है? मेरे हमारे 30वां वेडिंग एंड शादी का सालगिरह था, तो उसमें हम दोनों ने नाचे थे। ओके। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, सो भी बहुत, तो हम दोनों नाचे थे उस पे। और जब भी ये अच्छे सौरभ इश्क वाले मूड में हैं, तो फिर वो गाते हैं सोने जैसा पुरी साहब कौन सा गाते हैं आप? प्लीज दो लाइन। मेरा तो घोड़े की आवाज है यार। आप ही गा दीजिए। सोने जैसा रंग है तेरा, नहीं, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ये है सीक्रेट। आप देखिए कितनी खुशी we like this. We love ghazals. We love jazz. We go all over, whether it's Frankfurt or it's Italy or it's New York. We love jazz. We love ghazals. We like old Hindi songs. तो म्यूजिक खूब मजे की लाइफ। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया था कितने साल पहले? 35 इयर्स पहले, 45 इयर्स पहले, कि मैं अपनी वाइफ को फैमिली के साथ समय बिताऊंगा, मैं वापस जाता हूँ। बढ़िया कंफर्टेबल लाइफ थी केएल में। तो आपने एक इंडिया बेट ली थी तब। अब सब बोल रहे हैं कि इंडिया की सेंचुरी है, इंडिया की डेकेड है। तो आपके पास तो इतना बड़ा कैनवस है जो आपने इंडिया को इवॉल्व होते देखा है। तो अब यहाँ से आपको इंडिया पे क्या नजर आता है, एक दो डेकेड की बात करें तो? पहले तो मेरा तो दिल है, तो मैं हिंदुस्तानी। वो क्या है, वो जूता है जापानी, वो सब है हिंदुस्तानी। सो मेरे को यहाँ का खाना अच्छा लगता है, मेरे को लोग अच्छे लगते हैं, और अपना घर होता है। और मैं तो इंडिया का बुल शुरू से रहा हूँ, पर अब जो है विद द राइट पॉलिसी जो प्रधानमंत्री साहब ने किए हैं और उनकी गवर्नमेंट ने किए हैं, मैं कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो रिजल्ट्स पर देखता हूँ ना। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन लोगों को भी मिल रहा है। आप जाके देखो, उनके अकाउंट में पैसा आता है, उनको घर के लिए मिला है, उनको गैस मिली है, आगे नौकरी का हो रहा है। और हमारा जो अभी स्ट्रक्चर है, वो दुनिया में हमारी सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है।
तो जैसे मैंने बोला था कि बिटवीन चाइना थोड़े मुश्किल में है, चाइना +1 है, इधर मैन्युफैक्चरिंग का फोकस है, आत्मनिर्भर का फोकस है, एम्प्लॉयमेंट का फोकस है, हेल्थ का फोकस है, टेक्नोलॉजी में वैसे ही माहिर हैं, पर लोगों को मालूम नहीं हम बहुत चीज़ें में माहिर हैं। हमारा खाना भी अच्छा है, हमारा फ्रूट्स इनफैक्ट आई कांट बिलीव मलेशिया इज क्लोज टू आवर्स इफ नॉट मोर, वो तो इतना सा है। सो हमारा हिंदुस्तान बुलंद, तो नेक्स्ट 10-20 साल आपको जबरदस्त ग्रोथ दिखती है। टोटल जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। परफेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you so much for having us over. थैंक यू। It's been lovely. Thank you. Thank you so much. प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि एमपी को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है जो प्रदेश के लोगों को कई सुविधाएं देगी और क्षेत्र के विकास का माध्यम भी बनेगी। आपको बता दें, ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलकर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन तक जाएगी और करीब 700 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 7.5 घंटे में तय करेगी। वहीं पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए इंदौर की घटना पर शोक जताया। मध्य प्रदेश को पहली और देश को 11वीं सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिली है। माननीय प्रधानमंत्री, आज एमपी को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। आज से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है, तो बुलेटिन में हम आगे आपको बताते हैं कि किस तरह के अब बदलाव हुए हैं आपके आर्थिक जिंदगी में। तो नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। अब ऐसे में आपकी आर्थिक जिंदगी यानी आपके बचत, निवेश और खर्च में किस तरह से बदलाव होगा, कहाँ कितना असर पड़ेगा, इसकी जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले जो नई टैक्स व्यवस्था है, जी हाँ, वो एक तरह से लागू हो जाएगी। ये आपकी डिफ़ॉल्ट आपका विकल्प हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे शख्स हैं जो कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहना चाहते हैं तो आपको बाकायदा इसका सिलेक्शन करना होगा, वरना आप बाय डिफ़ॉल्ट नई टैक्स व्यवस्था में ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप अपने एम्प्लॉयर को, अपने एचआर को, अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहना चाहते हैं तो इसकी जानकारी दें, उन्हें बताएं कि आपको उसी में रहना है, वरना आप नई टैक्स व्यवस्था के तहत शिफ्ट हो जाएंगे जहां पर आपको फ़ायदे ना के बराबर मिलेंगे पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुकाबले। अब जो बजट में ऐलान हुई नई टैक्स व्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव किए गए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टैक्स पेयर फ्रेंडली बना है। जिसमें से अहम चीज़ जो कि लागू हो जाएगी 1 अप्रैल से, वो ये है कि जो आपकी सेक्शन 87A के तहत जो टैक्स रिबेट है उसकी ईयरली इनकम भी बढ़ाई गई है और टैक्स रिबेट भी आपको बढ़ाया गया है। 25,000 रुपये तक का आपको टैक्स रिबेट मिलेगा 7 लाख तक की आय पर। लेकिन जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये जो रिबेट है इसका बदलाव जो है वो नई टैक्स व्यवस्था के तहत ही किया गया है। पुरानी वाली में 5 लाख की आय तक आपको 12,500 रुपये का रिबेट मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगर आप गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं नए साल में तो थोड़ा सा प्लानिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई ऑटो कंपनियों ने यहाँ पर गाड़ियों की कीमतें बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, जो कि नए वित्त वर्ष में लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा, तो आपको बहुत ध्यान से गाड़ी खरीदने की प्लानिंग करनी है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर आपको कैपिटल गेन्स जो है वो देना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही अच्छा, कैपिटल गेंस कहाँ लगेगा? अगर आप फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी को ई गोल्ड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको कैपिटल गेंस नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा। लेकिन कुछ दिनों पहले हमने देखा कि डेट म्यूचुअल फंड्स पर ऐलान हुआ, LTCG इंडेक्सेशन जो है वो हटाने की बात सामने आई है। ये भी लागू हो जाएगी नए वित्त वर्ष में, यानी अब से अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं 31 मार्च तक अगर आपने निवेश अपना किया हुआ है तब तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर जो नया निवेश है आप कर रहे हैं तो यहाँ आपको इंडेक्सेशन LTCG का फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपके तमाम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, फिक्स निवेश के जो विकल्प हैं, उन सब का जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो लगभग एक समान अब यहाँ पर कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो कि डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के हाथ से निकल गया। आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन बिक्री में अगर हम देखें तो STT
जो है वो लगभग 25% अब बढ़ा दी गई है, जो कि लागू हो गई है नए वित्त वर्ष में। रिटायरमेंट में लीव इनकैशमेंट की जो सीमा है वो बढ़ाई गई है और इसकी जो सीमा है वो 3 लाख से बढ़ाकर देखिए 25 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये यहाँ आपके लिए एक फ़ायदे की बात है। हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो बदलाव है वो आपको बताते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी जो डिपॉजिट की सीमा है, बजट में ऐलान हुआ कि उसको बढ़ा दिया जाएगा और वो सीमा भी अब देखिए बढ़ गई है और 15 लाख से इसको 30 लाख रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एनएसई ट्रांजैक्शन चार्ज जो 6% कहा गया था उसको इस बढ़ोतरी को वापस ले लिया जाएगा। अच्छा, ईपीएफओ की अगर हम बात करें तो अगर 2.5 लाख से ज़्यादा आपका निवेश उसमें जा रहा है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। इंश्योरेंस को लेके ज़रूरी ऐलान जो कि लागू हो जाएंगे नए वित्त वर्ष में, हो चुके हैं। इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनी कमीशन जो है ईओएम सीमा के अंदर होंगे। रेगुलेटर ने इस बात को ध्यान में रखकर ये ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, अगर आप महंगा इंश्योरेंस खरीदने वाले हैं इस नए वित्त वर्ष में तो आप थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा अगर आपकी प्रीमियम की संख्या हो जाएगी, आंकड़ा हो जाएगा, कीमत हो जाएगी राशि की, तो आपको प्रोसीड्स पर जो है वो टैक्स लगेगा। महंगा क्या क्या होगा? एक्सरे मशीन का इंपोर्ट जो है वो 15% महंगा कर दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग अगर आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो जीती हुई रकम पर अब आपको टीडीएस भी देना होगा, इस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखें। इसके अलावा और कुछ क्या क्या महंगा होगा? आवश्यक दवाएं वो महंगी हो जाएंगी। देखिए लगभग 12% जो है आपको कीमत पर ज़्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा सिगरेट, पान मसाला, अन्य तंबाकू उत्पाद अगर हम देखें तो ये भी जो है वो महंगे हो गए हैं। इतना ही नहीं, अगर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में ट्रैवल करते हैं तो आप टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा ज़्यादा। 18% की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। तो ये अहम बदलाव जो कि अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष में लागू हो गए हैं, आपकी बचत, निवेश और खर्च की पूरी रणनीति को एक बार फिर से आपको अब बनाना पड़ेगा। नए वित्त वर्ष के पहले दिन महाराष्ट्र के लोगों को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र वासियों को अब बिजली के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। पूरी डिटेल्स यहां पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह दे रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर बिजली के उपभोक्ता है तो आज से यानी 1 अप्रैल 2023 से आपको बिजली का बिल जो है वो ज्यादा चुकाना होगा। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा बढ़ी हुई कीमतों को मंजूरी दे दी गई है और नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू होगी। तमाम कंपनियां जो है MSEDCL, टाटा पावर, अडानी पावर, इन तमाम और बेस्ट, इन सभी कंपनियों के अंदर टैरिफ की बढ़ोतरी होगी और ये जो बढ़ोतरी है अलग अलग कैटेगरी में 3% से लेके 12% तक होगी साल 2000 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए। इसके पीछे जो मांग की गई थी कंपनियों के द्वारा उसी को मान लिया गया है। हालांकि जो कानून है उसके मुताबिक 5 साल के अंदर रिवीजन होता है, लेकिन ये रिवीजन 3 साल के अंदर हुआ और कंपनियों के द्वारा टैरिफ बढ़ाने की मांग की गई थी, क्योंकि कोयले की कीमत में और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जो कीमत में बढ़ोतरी हुई थी, उसकी लागत बढ़ी थी, तो उसको लेकर कंपनियों के द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी की मांग की गई थी और महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इसे मंजूरी दे दी है और जो नई कीमतें हैं 1 अप्रैल यानी आज से लागू होगी। अगर आप यात्रा के लिए नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको अपनी जेब कुछ ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर आज से गाड़ी चलाना और महंगा हो जाएगा, क्योंकि NHAI ने टोल टैक्स की दरों में 7% तक की बढ़ोतरी की है। 2022 में टोल टैक्स 10 से 15% बढ़ाया गया है। NHAI ने कहा है कि हाल के दिनों में एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है। देखिए, रोड सर्विसेज अगर बेटर रहती है तो टोल कंफर्टेबल है, लेकिन टोल भी बढ़ा देते हैं और रोड भी डैमेजेज होती है तो शिकायत है। ये फालतू का बढ़ोतरी हो रहा है, हम लोग का डेली आना जाना है। ये बढ़ोतरी क्यों हो रहा है मालूम नहीं पड़ा, क्या कुछ मेंटेनेंस तो होता नहीं है और नहीं होना चाहिए। बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अच्छी खासी इनकम है टोल की यहाँ पे इतने रेट में ही। RTI ने 12 साल बाद पहली बार 2 नई लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं और अब भारत में कुल लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की संख्या 25 तक पहुंच गई है। इस खबर की तमाम डिटेल सहयोगी अनुराग शाह दे रहे हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के द्वारा 2011 के बाद 2 नए लाइफ इंश्योरेंस स्पेस के अंदर लाइसेंस जारी किए गए हैं। बोर्ड बैठक में इसका फैसला लिया गया है।
क्रेडिट एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एक्को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। जिस तरह से रेगुलेटर का मकसद है देश के अंदर इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाना, तो उसी को देखते हुए 2 नई और कंपनियों को लाइसेंस दिया गया और इसके बाद जो कुल लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का संख्या है देश के अंदर वो 25 हो जाएगी। इसके अलावा आईआईडी ने यह भी कहा है कि 20 और लाइसेंस जो है वो पाइपलाइन के अंदर है, जनरल इंश्योरेंस स्पेस, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस और री इंश्योरेंस स्पेस में। तो ये भी काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा आने वाले वक्त में। और जिस तरह से जो कंपोजिट लाइसेंस की बात की जा रही है सरकार के द्वारा और इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बदलाव की बात की जा रही है, उन तमाम चीजों को देखते हुए नई इंश्योरेंस कंपनियों का मार्केट में आना और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का जो लक्ष्य रखा गया है, तो आने वाला वक्त जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए काफी एक्साइटिंग होगा। और जो रेगुलेटर चाहता है देश के हर व्यक्ति को इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों की जो जिम्मेदारी है उसी को देखते हुए नई इंश्योरेंस कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में ग्लोबल मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली है। महंगाई और बैंकिंग संकट को लेकर चिंता कम होने से डाउ 400 अंक से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ है। नास्डैक में 0.25% और S&P 500 में भी 1.5% की तेजी देखी गई। अमेरिका के अच्छे पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स आंकड़ों से बाजार को सपोर्ट मिला है। फरवरी में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स 4.6% रहा, जो 2021 के अंत के बाद सबसे कम है। फेड दरों के फैसले के लिए पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स काफी अहमियत रखता है। इसमें कमी से महंगाई से राहत के संकेत मिलते हैं। मार्च में ऑटो बिक्री के आंकड़े मिले जुले रहे हैं। टाटा मोटर्स की बिक्री में मासिक आधार पर करीब 8% की बढ़त देखने को मिली है। मार्च में कंपनी ने करीब 47 गाड़ियां बेची हैं, लेकिन मारुति की बिक्री पिछले महीने के मुकाबले थोड़ी कम रही है। फरवरी के मुकाबले मारुति की बिक्री 1% घटकर 1,70,000 यूनिट रही है। वहीं टीवीएस मोटर की बिक्री में मासिक आधार पर 11% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं एस्कॉर्ट क्यूबोटा की बिक्री में फरवरी के मुकाबले करीब 32% की बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी को लेकर एक अच्छी खबर आई है। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 13% बढ़कर 1,60,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। जीएसटी कलेक्शन का अब तक का ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। और पूरे साल की बात करें तो FY23 में जीएसटी कलेक्शन 22% बढ़ के 18 लाख करोड़ रुपए रहा है। पिछले 12 महीने में लगातार टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा 1,40,000 करोड़ से ऊपर रहा है, जबकि औसत मासिक टैक्स कलेक्शन 1,51,000 करोड़ रुपए रहा है। और अब बात फरवरी में आए कोर इंडस्ट्री के आंकड़ों की। फरवरी महीने में 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 6% का इजाफा दर्ज हुआ है। क्रूड को छोड़कर सभी सेक्टर्स में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। जनवरी में ये दर 7.8% रही थी। सालाना आधार पर बात करें तो कोयला उत्पादन 8.5% बढ़ा है, नेचुरल गैस उत्पादन 3.2%, फर्टिलाइजर उत्पादन में 22.2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि स्टील उत्पादन 6.9% बढ़ा है। विदेशी बाजारों में एक बार फिर से चीनी के दाम बढ़ने लगे हैं। क्या इसका असर घरेलू बाजार पर भी होगा? मौजूदा स्थिति क्या है? पूरी डिटेल सहयोगी विश्व मोहन कुमार दे रहे हैं। सबसे पहला पुराना अनुमान था, उस उत्पादन अनुमान में लगातार कटौती हो रही है, चाहे वो भारत का हो, थाईलैंड का हो, यूरोपियन यूनियन का हो या ब्राजील का हो, तो उत्पादन लगातार कम होने का अनुमान है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि ब्राजील में इस बार रिकॉर्ड बम्पर सोयाबीन पैदावार की वजह से हुआ ये है कि शिपमेंट में दिक्कत होगी शुगर की, तो शुगर की ग्लोबल सप्लाई कम हो जाएगी। और यही वजह है कि अक्टूबर 2016 के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर आइस शुगर का भाव पहुँच चुका है। हालांकि घरेलू बाजार में अभी कीमतों पर ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कीमतें ज़्यादा समय तक सस्टेन की ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा घरेलू बाजार पर भी होगा और घरेलू बाजार में भी दाम चीनी के आगे बढ़ सकते हैं। तो घरेलू फ्रंट पर अभी तक दिक्कतें नहीं है, लेकिन ग्लोबल सप्लाई की दिक्कतें साफ तौर पर दिख रही है, इसलिए दाम वहाँ पर बढ़ रहे हैं। घरेलू बाजार में उत्पादन की बात करें तो एस्ट्रा का उत्पादन अनुमान भी लगातार कम हो रहा है। अब उनको लगता है कि 335 लाख टन के आसपास उत्पादन रह सकता है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि जो महाराष्ट्र के जो शुगर की जो पेराई की जो स्थिति थी वो लगभग खत्म
खत्म होने वाली है, ज़्यादातर मिलों में काम अब बंद होने वाला है। लेकिन उत्पादन का जो पुराना अनुमान था महाराष्ट्र में वो 138 लाख टन के आसपास हुआ करता था, जो घटकर अब 110 लाख टन के नीचे भी रह सकता है। और वो एक लीडिंग उत्पादक राज्य है जो महाराष्ट्र है। तो चिंता हर राज्य दर राज्य बढ़ती जा रही है। भारत में भी उत्पादन अनुमान भी कम है और भारत में जो एक्सपोर्ट के कोटा जो पहले दिया गया था पिछले साल वो 61 लाख टन का था, उस कोटा को करीब 90% से ज़्यादा कोटा पूरा भी हो चुका है और नए एक्सपोर्ट कोटा की संभावना भी नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि घरेलू बाजार में तो सप्लाई को लेकर अभी ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई डेफिसिट रहने की संभावना और यही वजह है कि दाम वहाँ पर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के पहले ही दिन लोगों को बड़ी राहत मिली है। एक और जहां घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 14.2 किलो का गैस सिलेंडर उतनी ही कीमत पर मिलेगा जितनी कीमत पर पिछले महीने मिल रहा था। हालांकि पिछले महीने केंद्र ने रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती हालांकि की गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी गैस कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 91.50 रुपए तक घटा दी है, जिसके बाद अब दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2028 रुपए होगी। कोरोना से लंबी जंग के बाद एक बार फिर टूरिज्म सेक्टर में रिकवरी होने लगी है। एक बार फिर से भारतीय टूरिज्म सेक्टर नई ऊंचाइयों पर भारत की ग्रोथ स्टोरी की कहानी बयां करने को तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। तो गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और जहां एक तरफ दुनिया ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की तपिश झेल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रिकवरी की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है और पूरी रफ्तार से पर्यटन जारी है। So clearly we are seeing that as a good trend and augurs well for the hospitality, tourism and the aviation industry. If you look at our hiring plan based on the budgets that we have set ourselves for the year 2023, calendar year 23 or FY24 as we call it from the financial markets perspective, we are expecting to hire about 500 odd people into the organization across Thomas Cook and SOTC. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर शुरू से ही नौकरियां देने में आगे रहा है और इस सेक्टर में रिकवरी का मतलब है रोजगार के 7 गुना ज्यादा मौके। इस सेक्टर के दिग्गजों का मानना है कि छुट्टियों के दौरान हुई बुकिंग से करीब 30 लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, फिर चाहे एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ हो या केबिन क्रू, टूर एंड ट्रेवल हो या होटल के किचन स्टाफ, लिस्ट लंबी है। लेकिन ट्रैवल इंडस्ट्री में रिकवरी और तेजी इनके लिए नए मौके लेकर आएगी। यही वजह है कि बड़े होटल चेन विस्तार की तैयारी में जुट गए हैं। IHCL पूरे भारत में अगले कुछ सालों तक अपने होटल पोर्टफोलियो के विस्तार की योजना बना रहा है। रिकवरी की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की ग्रोथ को कई फैक्टर्स ने तेज रफ्तार दी है। घरेलू यातायात में रिकवरी प्री कोरोना के स्तर तक पहुंच गई है। होटल इंडस्ट्री के ज्यादातर दिग्गजों का मानना है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो चुकी है। वहीं भारत की मेजबानी में हो रहा G20 सम्मेलन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं। दिसंबर 2022 में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली और इसके तहत 2023 के आखिर तक कई कार्यक्रम चलेंगे। इससे यातायात में इजाफे के साथ साथ विदेशी पर्यटकों का भारत आना जाना लगा रहेगा और ये ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़ा बूस्ट साबित होने वाला है। यही नहीं, पूरे देश को जोड़ने वाले क्रिकेट ने भी इस सेक्टर के लिए कमाल का काम किया है। विमेंस प्रीमियर लीग और IPL के मुकाबलों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बूस्ट मिला है। तो जाहिर है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अब चौके छक्के लगाने के लिए तैयार है और कोविड की 2 साल के मार के बाद अब मौजूदा वक्त इस सेक्टर के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। ऐश्वर्या पाटिल, ET नाउ स्वदेश के लिए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर निकाले गए शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा की जांच को लेकर बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के वकीलों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में इस मुद्दे को उठाया और NIA जांच की मांग की। खंडपीठ ने मुकदमा दायर करने की अनुमति दी है। याचिका पर सोमवार 3 अप्रैल को सुनवाई की संभावना है। इस घटना को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ दल TMC और बीजेपी आमने सामने है। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का
दौर जारी है। देखिए, एकदम सही बात बोला राज्यपाल ने। इसका मर्मार्थ राज्य सरकार समझे तब ठीक होगा, लेकिन ये जो आग लेके खिलने का जो प्रयास राज्य सरकार कर रहा है, ममता बनर्जी कर रहा है, इसका मूल्य उनको आगे चल के चुकाना पड़ेगा। अमित शाह गवर्नर से बात कर रहे हैं, क्या ये जिम्मेदारी गवर्नर की? अमित शाह मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात कर रहे? अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष से क्यों बात कर रहे हैं? बीजेपी का अध्यक्ष तो इन तमाम मामलात का जिम्मेदार हो सकता है। वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें कि ये क्या हो रहा है आपके प्रदेश के अंदर। जब अमित शाह जी बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं और गवर्नर से बात करते हैं तो बीजेपी पे और शक पैदा होता है कि जो कुछ हो रहा है ये बीजेपी करा रही है। और अब बात कोरोना की। देश में लगातार कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,994 केसेस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 16,000 के पार पहुंच चुकी है। चलिए इसी के साथ स्वदेश खबर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।